ये बताइएगा आप सभी साथियों को बोर्ड और साउंड है सही? गणनाम समिति। चलिए, इसकी विशेषता या इसकी जो आप सिफारिश है वो देखेंगे कि सबसे इसे याद रखिएगा कि हमारे देश के या हमारे सरकार ने क्या किया था 1990 तक आते आते कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को बनाने लगा था। तो ये जो समिति है ये इस बात पे चिंता करती है कि यदि हद से ज़्यादा हमने डीम्ड यूनिवर्सिटी बढ़ा दिया तो दिक्कत होगी, हमारे जो पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उस पर खतरा होगा। तो जब भी हम जो है ये दे क्या कहते हैं किसी भी विश्वविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता दे। चलिए डीम्ड से आपको बता देते हैं कि ऐसे विश्वविद्यालय को डीम्ड कहा जाता है कि पहले वो निजी विश्वविद्यालय रहता है, एक लंबे समय तक अच्छा काम करने पर उसे है ना कि स्वायत्ता या ऑटोनोमस या कुछ छूट दे दी जाती है। जैसे आप देखेंगे आईएससी बेंगलोर है या आप देखेंगे वहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, इस सबको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने पर यह विश्वविद्यालय अपना एंट्रेंस टेस्ट ले सकता है, अपना जो है कि टीचर हायर कर सकता है, अपना पाठ्यक्रम तैयार कर सकता है। तो ये गणनाम समिति ने कहा था कि जब भी हम किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी को मान्यता या दर्जा दे तो उसमें कड़ी निगरानी या सावधानी रहना चाहिए। दूसरा कि हमें देखना चाहिए कि हम शिक्षा को एकदम निजीकरण की तरह न बैठा दे। ठीक है, यानी कि ये यही काल है जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आने लगे थे। है। चलिए तीसरा इनका जो विचार था कि हम जो है कि संसाधन जुटाए और वित्त पोषण करें। संसाधन जुटाए और पैसे कहाँ से हम इकट्ठा कर सकते। हाँ पूछिए। संसाधन है कि यूनिवर्सिटी चलाने के लिए जो हमें पैसे की ज़रूरत है या लैब की ज़रूरत है या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो वो पैसे हमें जुटाने चाहिए, ये इनका मानना था। चलिए एक तीसरा आप देखेंगे जो इस बार मोदी गवर्नमेंट ने लागू किया है कि उच्चतर शिक्षा पे नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन, यानी कि शिक्षा पे एक राष्ट्रीय आयोग, उस शिक्षा पे राष्ट्रीय आयोग बनाया जाना चाहिए। अभी जो हमारे यहाँ उस शिक्षा का देखभाल कौन करता है? यूजीसी करता है। इनका कहना था कि उस शिक्षा पर एक राष्ट्रीय आयोग हो। जैसे आप देखेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए एक आयोग है, इनका कहना था कि उस शिक्षा पे भी एक आयोग हो। चलिए और जो साथी बिहार से है उनके लिए बता दें कि बिहार एक पहला या दूसरा स्टेट है जिनके पास उस शिक्षा पर भी एक आयोग है। खैर आइए, ये समिति के बाद अगला जो महत्वपूर्ण समिति आती है वो है आपका लिंग दोष समिति। चलिए लिंग दो, इसको आप लोग याद रखिएगा अनिवार्य तरीके से। अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और वहाँ का चुनाव देखा है या चुनाव लड़ा है, आप देखेंगे जैसे DU, JNU, BHU इस सब में से छात्र चुनाव होते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर आप लोग DU देखे हैं तो हमारा DU का चुनाव इतना महंगा होता है कि एक MLA और एक जो ये होते हैं संसद होते हैं वो भी उतना पैसा खर्च नहीं करता है जितना हमारे DU के चुनाव में पैसा खर्च होता है। ये महंगी महंगी गाड़ियाँ आप देखेंगे। पिछली बार तो हाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो इसके रिजल्ट पे ही स्टे लगा दिया था क्योंकि इन लोगों ने इतने पैम्पलेट बांटे थे, इतना पैम्पलेट बांटा और चिपकाया था कि सड़कें हर पूरा पैम्पलेट कर दिया था। खैर तो इसी के संबंध में जो 2005 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जो है संज्ञान लेते हुए एक आदेश देता है और उस आदेश पे ये समिति बनती है। ठीक है, समिति का मुख्य मतलब ये होता है कि हमें जो है छात्र राजनीति जो है वो शिक्षा के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, छात्र राजनीति किस लिए होनी चाहिए? शिक्षा के लिए नहीं होनी, शिक्षा के लिए होनी चाहिए राजनीति। इनका कोट है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखे, राजनीति शिक्षा के लिए होनी चाहिए
राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिए, राजनीति अखाड़ा नहीं होना चाहिए, ये था। अब कि छात्र जो है, छात्र राजनीति हो लेकिन ये अखाड़ा न बने, इसके लिए क्या क्या सिफारिश किया था ये आप देख लीजिए। तो सिफारिश था कि पहला, 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्च छात्र चुनाव में नहीं होने चाहिए। 5,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। पिछले बार जो डीयू के चुनाव हुए थे उसमें पैम्पलेट बांटना मना कर दिया था, आप हाथ से लिख के चिपकाइए। तो एक तो ये है 5,000 रुपया। दूसरा ये था कि जो छात्र चुनाव लड़ेंगे उस पर कोई बैकलॉग ना हो, यानी कि क्या हो कि पिछले सेमेस्टर में वो फेल नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसका अटेंडेंस जो है 75% होना चाहिए। चौथा ये था कि ये इसके पे कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, कोई केस नहीं होनी चाहिए। ये चारों इसके प्रमुख सिफारिश थे, जिसे 2006 में हमारे सरकार ने इसे लागू कर दिया। ठीक है। चलिए अगला आप देखेंगे, खासकर ये समिति है सैम पित्रोदा। ये व्यक्ति जो है हमारे देश में डिजिटल इंडिया पहल के जनक है। सैम पित्रोदा राजीव गांधी जी के दोस्त थे, अभी भी जीवित है, अमेरिका में रहते हैं। और जो कांग्रेस है उसके जो आप देखेंगे एक्सटर्नल, ये क्या कहते हैं कि जो विदेशी कार्यभार है वो यही देखते हैं, सैम पित्रोदा समिति। और आपको बता दें कि नेप 2020 आया, उसमें बहुत सारी बात इनकी मानी गई है। तो ये आया था आपका 2006 में। इस समिति को कहा जाता है ज्ञान। सर ये जो जितनी भी समितियां हम पढ़ रहे हैं इसमें सन इम्पोर्टेंट है? सन, हाँ इम्पोर्टेंट है। एकदम से याद करना तो इम्पोर्टेंट नहीं भी कर सकता, अगर आपको है ना असेंडिंग ऑर्डर में कर्मानुसार याद रख सकते हैं, जैसे पहले कौन है लास्ट में कौन है। इसे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इंग्लिश में आप कहेंगे नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन NKC। अब आप देखिए कि इनकी सिफारिश क्या क्या थी। है तो प्रमुख सिफारिश देखेंगे, अभी देखेंगे नेप 2020 आया है, उसमें क्या कहा गया है। नेप 2020 में क्या कहा गया है कि हम लोग जो है भारत में जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उसको कैंपस खोलने की अनुमति देंगे। ठीक है, ये बात हुई है। ग्रेटर नोएडा में जो मलेशिया की यूनिवर्सिटी है या आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, वो यहाँ कैंपस खोलेगा, उसके MOU पे साइन हो गया है। तो इन्हीं भाई साहब ने सिफारिश किया था कि विदेशी कैंपस को भारत में खोला जाना चाहिए। विदेशी जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उसके कैंपस को भारत में खोला जाना चाहिए, इनकी सिफारिश थी। एक ये हो गया। दूसरी सिफारिश ये थी कि हमारे देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ा है उस हिसाब से विश्वविद्यालय नहीं बढ़ा है, विश्वविद्यालय की संख्या दोगुनी होनी चाहिए। यानी कि उस समय आप देखेंगे 600 के आसपास था, तो इन्होंने कहा था हमारे देश में 1500 विश्वविद्यालय होनी चाहिए, ये सरकारी वाला है। अभी कितना है, अभी आप देखेंगे तो 48 हमारे पास जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और स्टेट यूनिवर्सिटी को आप मिला दें तो 750 से नीचे ही जाता है। हम लोग बहुत बुरी तरह से फेल रहे हैं नए यूनिवर्सिटी बनाने में, और जो बना भी है वो इतना करप्ट है कि अच्छे से विकास नहीं हुआ है। यानी कि जो बनाया गया है सरकार द्वारा पहल किया गया है, लेकिन करप्शन की वजह से वो अच्छे से विकास नहीं कर पाया। नई यूनिवर्सिटी में आप कम ही यूनिवर्सिटी का चर्चा देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखेंगे उस शिक्षा में जो उस समय प्रवेश अनुपात था वो 7% था, इसको बढ़ा के उन्होंने कहा कि 15% हम करते हैं।
तो ये सुझाव देखिएगा। अगला जो आप सुझाव देखेंगे इनका, कि ये भी दोहराते हैं कि जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होनी चाहिए, लेकिन हम लोग कर नहीं रहे हैं। सबसे अंत में आप देखें, कभी गौर किए हैं, अपने आसपास के माहौल को गौर कीजिए, तो विद्यार्थी का भी और पेरेंट्स का भी जो प्राइम फोकस है वो शिक्षा है। आप देखेंगे कि बहुत कम विद्यार्थी हैं और बहुत कम जो पेरेंट्स हैं उनकी जो प्राथमिकता होती है वो शिक्षा नहीं होती है, सेकेंडरी चीज़ है शिक्षा। अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई शादी में जानी है और आज आपको है कि कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, आप क्या करेंगे? कहेंगे जाहिर सी बात है कि हम पहले शादी में जाएंगे। तो यही जो हमारा चुनाव होता है चुनाव होता है ना, हम हमेशा शिक्षा को टालते हैं, बाद में रखते हैं। आप देखेंगे कि मैंने लगभग लोगों से बात किया है, तो कम से कम 40 से 50% लोग तो मुझे ऐसे मिले हैं जिनको है ना कि गरीबी के कारण पढ़ाई छूट गई। कहते हैं कई विद्यार्थी ऐसे संपर्क करते हैं कि सर हम गरीब है, फीस नहीं दे पाएंगे या ऐसे। चलिए ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कि हाँ, कितनी हैरानी की बात है कि आज तक किसी भी व्यक्ति का गरीबी के कारण दारू नहीं छूटा है, गरीबी के कारण गुटखा नहीं छूटा है, पढ़ाई वाले छूट गया है। यस सर। हाँ तो कहने हाँ ये तो है, हाँ तो गाँव में अक्सर देखने को मिलता है। हाँ तो कहने का आशय ये है कि हमारी प्राथमिकता ही नहीं शिक्षा है, ठीक है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि अगर आप पढ़ लिख लें और पढ़े लिखे बात करेंगे, चाहे आप किसी अफसर के बाद सामने बात कीजिए, किसी नेता के सामने बात कीजिए, या किसी जो है पुलिस के सामने बात कीजिए, या पेरेंट्स के सामने बात कीजिए, वो कहेंगे अपना किताबी ज्ञान अलग रखो, व्यवहारिक ज्ञान अलग है। है वो अभी भी मानते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किताबी ज्ञान से। तो मान लीजिए जब इस तरह की मनोस्थिति है तो हमारा क्या दशा होगा, क्या हालत होगा। चलिए चलिए, तो इन्होंने कहा था कि जीडीपी जो हमारे देश की जितने भी जीडीपी है उसका 6% शिक्षा पे खर्च हो, और सिर्फ रिजल्ट इस पे, उस शिक्षा पे, हायर एजुकेशन पे 0.7% खर्च होने चाहिए। ठीक है, तो ये इनका महत्वपूर्ण अनुशंसा था। चलिए, इसके बाद इन्होंने कहा था कि यूजीसी जो यूनिवर्सिटी सिस्टम को देखता है और एआईसीटी जो तकनीकी शिक्षा को देखता है, इन दोनों को भंग करके एक आयोग बनाना चाहिए, वो है आपका NCHER। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण इनके सुझाव थे। एक दो जो सुधार और देख लीजिएगा इनका, ये है, दो सुधार था, खासकर जब विदेशी शिक्षण संस्थान को आप अनुमति दे तो इसमें ध्यान रखें। दूसरा इनका सुझाव था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी जी का जो दर्जा दे उसमें भी आप ध्यान रखें। तो दो ध्यान रखने वाली बात कही थी। इसके बाद आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान को भी यूनिवर्सिटी के तर्ज पर डेवलप करने चाहिए, विश्वविद्यालय के तर्ज पर, कॉलेज न करके विश्वविद्यालय के तर्ज पर डेवलप करने चाहिए, जो कि हुआ। खैर, तो इतनी इनकी अनुशंसाएं थी। अब अगला जो हमारा है वो है डॉक्टर अनिल काकोडकर समिति। अनिल काकोडकर समिति, ये आपका आया था 2011 में। चलिए, इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं और ये कमाल की सिफारिशें हैं। चलिए, तो आप पहली सिफारिश जो देखेंगे डॉक्टर अनिल काकोडकर समिति जो करते हैं वो ये है कि आईआईटी जो है उसको ऑटोनोमस बनाना चाहिए, यानी कि उसको स्वायत्तता की दर्जा देनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे हमारे जो परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे डीयू, जेएनयू, बीएचयू, इन सबको ऑटोनॉमस दर्जा मिला हुआ है। तो ये था कि आईआईटी को भी ये देना चाहिए।
इसके बाद इन्होंने कहा था पीएचडी पे जोर, यानी कि जो रिसर्च है उस पे बल देना चाहिए, पीएचडी पर बल देना चाहिए। अभी जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो पास आउट होते हैं पीएचडी, वो 6000 के लगभग है। इन्होंने कहा था कि प्रति वर्ष जो है 10,000 पीएचडी पास आउट निकलने चाहिए। अभी मैं ये 2024-25 का डेटा दे रहा हूं कि 6000 हमारे यहाँ से पीएचडी पास आउट निकलते हैं। चलिए, तीसरा, यूनिवर्सिटी में या शिक्षा में, जो यूनिवर्सिटी में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होना चाहिए, ये ध्यान देखिएगा, छात्र और शिक्षक का अनुपात, ये आपका 10:1 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 10 छात्र पर 1 शिक्षक होने चाहिए, जो नहीं हुआ है। चलिए, चौथी इनकी अनुशंसा ये थी, जिसे नहीं माना गया, वो ये था कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलने चाहिए। वैसे बिहार में मिलता है, इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधाएं होनी चाहिए। आप बिहार में देखेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, जो उस शिक्षा के लिए आपको जो बिना इसके क्या कहते हैं, बिना गारंटी और बिना इंटरेस्ट के लोन प्रोवाइड कराती है। चलिए, ठीक है। चलिए, पांचवा अनुसंधान सिफारिश देखेंगे। इनका कहना था कि रिसर्च पे ही, सिर्फ अनुसंधान पे जीडीपी का 2% खर्च होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहना था कि आप देखेंगे R&D हम कहते हैं, किसी भी देश का जो नींव होता है वो यही होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी किसी, आप जो विकसित देश देखते हैं, अमेरिका देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, जर्मनी, ब्रिटेन, यह सब देश अपने R&D पे कम से कम अपने जीडीपी का 3 से 4% खर्च करती है। हमारी सरकार जो है अभी लेस देन 1% से भी 0.6% के आसपास ही खर्च करती है। तो इनका कहना था कि R&D पे, रिसर्च पे हम लोग 2% खर्च करें। ठीक है, आगे बढ़े। सर एक बार इसको रिवाइज कर देंगे अनिल अनुस काकोडकर। ये कौन सा, ये अनुसंधान वाला? ये नहीं, ये पूरा एक बार। देखिए, इनकी जो 5 अनुशंसाएं हैं अनिल काकोडकर समिति की, पहला जो है, जैसे आईआईटीज जो हमारे पास है टेक्निकल डिग्री के लिए या टेक्निकल शिक्षण के लिए, तो इसको है ऑटोनोमस दिया जाना चाहिए, इनको आज़ादी मिलनी चाहिए, ऐसी सिफारिशें है। दूसरा, पीएचडी जो हमारे यहाँ होता है कि आमतौर पे उस समय जब ये दिए होंगे तो 4000 के आसपास रहता होगा। तो इनका कहना था कि हर साल हमारे यहाँ से जो पीएचडी 10,000 के आसपास पास आउट होने चाहिए, यानी कि आपको रिसर्च स्कॉलर तैयार करने हैं, तो 10,000 जो रिसर्च स्कॉलर हर एक साल पास आउट करने चाहिए। अभी जो वर्तमान डेटा है वो 6,000 के आसपास है। कक्षा में जो छात्र शिक्षक का अनुपात होगा वो 10:1 होगा, यानी कि 10 छात्र पर 1 शिक्षक होंगे। इसके बाद चौथी जो इनकी अनुशंसा है कि विद्यार्थी को जो बिना ब्याज के, ये क्या कहते हैं, बिना ब्याज के लोन प्रोवाइड कराने चाहिए, देने चाहिए। और हाँ, पांचवी अनुशंसा इनका ये है कि अनुसंधान पे हम लोगों को, R&D पे एटलीस्ट 2% अपने जीडीपी का खर्च करना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 इनके अनुशंसा है। अगला आप देखेंगे जो है केबी पवार समिति। ये समिति खास इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि अब तक 1991 में हम लोगों ने जो अपना लिया था नव उदारीकरण को, मतलब हम लोग बहुत तेजी से जो निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, या निजीकरण हमने खोल दिया, मार्केट को खोल दिया, तो सारी चीज़ें निजी हो रही है, तो शिक्षा भी इससे वंचित नहीं रह पाएगा। लेकिन शिक्षा को किस तरह से, कौन से मॉडल पे ये करे, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल लेके आते हैं ये। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनके 4 मॉडल है, वो देखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने सुझाव दिया था 4 मॉडल का, ये ध्यान रखिएगा 4 मॉडल जो है ये कौन कौन से हैं। पहला है इनका आधारभूत ढांचा मॉडल। आधारभूत ढांचा मॉडल, इसमें आप
ध्यान रखिएगा कि सरकार क्या करेगा और निजी कंपनी है वो क्या करेगा। तो दो चीज होता है, मूलभूत ढांचा और दूसरा होता है आपका संचालन। संचालन तो आधारभूत ढांचा जो मॉडल है उसमें ढांचा जो है वो निजी कंपनी बनाएगी, सरकार क्या करेगी, इसका संचालन करेगी। संचालन कौन करेगा, यानी कि बिल्डिंग बनाने का, लैब बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कौन करेगा, निजी नहीं, ये निजी कंपनी करेगी। जैसे कोई हाँ, जैसे कोई बिल्डिंग बनाने हैं या कोई लेबोरेटरी बनाने हैं या यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो चीज भी जितने भी खर्च लगेंगे वो करेंगे प्राइवेट कंपनी, उसको जो चलाएगा वो सरकार चलाएंगे। सरकार जो इसको है कि इस पे क्या कहते हैं, इसका जो भुगतान वार्षिक स्तर पे करेंगे। आप देखेंगे कि पहले क्या होता था कि जो पुल बनते थे तो वो प्राइवेट कंपनियां बनाती थी और वो घेर के, बांस से घेर के पैसा लेते थे लोगों से। उसी तरह का ये मॉडल समझिए। दूसरा है आउटसोर्सिंग मॉडल। आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग मॉडल में कि ये दोनों चीज निजी कंपनी करेंगे, यानी कि ये मूलभूत ढांचा भी बनाएंगे और संचालन भी करेंगे। सरकार का काम क्या रहेगा, सरकार बस दे इसका है ना समीक्षा करेंगे। चलिए, तीसरा जो मॉडल है इसे इक्विटी मॉडल कहते हैं। इक्विटी मॉडल में जो होगा कि दोनों मिलके दोनों काम करेंगे, यानी कि मूलभूत ढांचा है ये निजी प्लस सरकार जो है करेंगे, यानी कि दोनों का निवेश रहेगा, ढांचा में भी और चलाने में भी दोनों करेंगे, निजी प्लस सरकार। आखिरी जो हमारा है वो मॉडल कहलाता है रिवर्स आउटसोर्सिंग। ये पहले का उल्टा है, रिवर्स आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होगा कि मूलभूत ढांचा जो है वो सरकार बनाएंगे, इसका संचालन कौन करेगा, निजी कंपनी। ठीक है, जैसे वंदे भारत ट्रेन है, इस ट्रेन बना के कौन दिया है, भारत सरकार दिया है, इसका संचालन कौन करेंगे, निजी कंपनियां करेंगी, प्राइवेट करेंगे। तो ये चार मॉडल है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा एक बच जाता है भारतीय ये न्यू नेप 2020, इसे हम आखिरी में देखेंगे और डिटेल से देखने वाले हैं। चलिए, और जैसा कि कहा गया था कि हम लोग जो है सारे आयोग को एक साथ रख लेते हैं। ये आप लोगों को ये बोर्ड दिख रहा है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, ब्लर आ रहा है। अब देखिए कुछ हाँ हाँ, चलिए तो एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं। 1948 में देखिएगा किसके अनुशंसा पे, CABA केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अनुशंसा पे दो समितियां बनती हैं। 1948 वाला जो है ये है उस शिक्षा पे बनता है, और ये इसका जो निर्माण होता है ये माध्यमिक शिक्षा के लिए होता है। इस दोनों बात को याद रखिएगा। इसके बाद इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है। इसका था उस शिक्षा पे केंद्रित है। यूजीसी की स्थापना होता है। इसके बाद शिक्षा को संवर्धित सूची में रखने की सिफारिश है। इसका देखेंगे मल्टीपर्पस स्कूल खोले जाने चाहिए, और परीक्षा जो हो उसमें प्रणाली जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली। इसके बाद अंक भी इसी तरह से सांकेतिक अंक देने के लिए कहा गया था।
तीसरा जो है भावनात्मक एकता समिति, डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका क्या था कि राष्ट्रीय एकीकरण, यानी कि हमने पढ़ा था क्या कि मूल्य शिक्षा पे ये बल देते हैं, जहाँ देखेंगे प्रार्थना कराया जाना है, इसके बाद जो नेशनल प्लेज है कि वो लेना है आपको, ये करने हैं, इसके बाद हमारे देश के जितने भी महान संत है, नेता है, उनकी जीवनी पढ़ने हैं। तो ये भावना, भारतीय होने की भावना जगाने के बल देते हैं। इसके बाद देखेंगे कोठारी आयोग है, वो सबसे महत्वपूर्ण में से था। दौलत सिंह कोठारी है। 10+2+3 ढांचा का, जीडीपी का 6% शिक्षा पे, ये प्रश्न आ गया था इस बार। इसके बाद त्रिभाषा सूत्र की अनुशंसा करते हैं। इसके बाद आ जाइए आचार्य राममूर्ति समिति, इन्होंने 1986 की जो नीति है इसकी समीक्षा करते हैं, और शिक्षा बिना बोझ के और सामाजिक न्याय पर आधारित होनी चाहिए, इसके लिए अनुशंसा करते हैं। अगला देखेंगे 1992 में एक आ जाता है जनार्दन रेड्डी समिति, इसका ये था 1986 के नीति में सुधार, और ये आपका है पीओए, प्लान ऑफ एक्शन 1992, यानी कि ब्लैक बोर्ड का जो विस्तार है और नवोदय विद्यालय को जारी रखना है, क्योंकि इससे पहले वाले जो समिति आए थे उन्होंने नवोदय विद्यालय को निगेटिव मार्क किया था। 1993 क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा, एक मिनट दीजिए। अब देखिए क्लियर दिख रहा है। जी सर। हाँ, तो यशपाल समिति जो है लर्निंग विदाउट बर्डन, बस्ते के बोझ को कम करना और रटने की पद्धति को समाप्त करना, इस पे आया था, लेकिन हम लोग ये नहीं कर पाए। इसके बाद अभी अभी हम लोगों ने सैम पित्रोदा समिति पर है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इसे कहा जाता है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, उस शिक्षा का निजीकरण यहीं से करना है। ई गवर्नेंस, और पहली कक्षा से अंग्रेजी पढ़ने की सिफारिश करते हैं। एक इनको जब भी सैम पित्रोदा को पढ़िएगा तो डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस यही लाए हैं, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस। स्किल इंडिया इन्हीं का है ना, योगदान है, स्किल इंडिया, ई गवर्नेंस। चलिए अगला डॉक्टर काकोडकर समिति जो है, ये था कि आईआईटी और तकनीकी शिक्षा में सुधार, प्रतिवर्ष 10,000 पीएचडी का लक्ष्य और संस्थानों की स्वायत्तता पे बात करते हैं। केबी पवार समिति जो है, ये किस पे बात करता है, पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। चलिए, तो ये हमारा है, इसे एक बार और आप लोग रिवाइज करिएगा, डिटेल में भी पढ़िएगा, और ये है आपका कि जब एग्जाम देने जाएंगे लास्ट समय में तो एक बार इसे गो थ्रू कर लेना है, देख लेना है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा कि हमारे भारतवर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कौन कौन सा आया है। तो पहला है 1968 में, और ये कोठारी आयोग की अनुशंसा पे आया था। इसमें 10+2+3 की जो ढांचा है उसको स्वीकार किया गया था। त्रिभाषा सूत्र को एक्सेप्ट किया गया था। 14 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया गया था। थोड़ा जूम कर दीजिए। एक में सॉरी। अब देखिए पहला जो हमारा है 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति सॉरी, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और ये आया था डॉक्टर जो कोठारी है इनके अनुशंसा पे। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और इनकी अनुशंसा में ये देखेंगे 10+2+3 इसे लागू किया गया। सिफारिश किसने किया है, कोठारी आयोग ने। लागू इन्होंने किया है। त्रिभाषा भी इन्होंने लागू किया है। निःशुल्क शिक्षा 14 वर्ष तक के लिए इन्होंने लागू किया। इसके बाद जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं उसको लागू किया। जीडीपी का लक्ष्य इनका इन्होंने रखा कि 6% हम खर्च करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। दूसरा आप देखेंगे द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये राजीव गांधी जी के सरकार में आया। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। इन्होंने ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और नवोदय विद्यालय की शुरुआत की। अगर इस बार आप लोग ये भी एक चीज जानते होते तो ये एक प्रश्न आपका सही था। महिलाओं SC ST के लिए शिक्षा में समानता। इसके बाद दूरस्थ शिक्षा की बढ़ावा इन्होंने दिया। इग्नू का जो शुरुआत होते हैं, ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन इनके काल में हुआ। और कंप्यूटर शिक्षा पे इन्होंने ज़्यादा बल दिया, कंप्यूटर लिटरेसी पे। इसके बाद संशोधित शिक्षा नीति जो है PV नरसिम्हा राव के समय में आया, और ये खासकर जो है 1986 की नीति का ही संशोधित स्वरूप है।
इसने ये किया कि तकनीकी शिक्षा के लिए साझा प्रवेश परीक्षा। आप देखेंगे कि जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है सब में एंट्रेंस एग्जाम लगता है, अब सबको कंबाइन करके एक ही एग्जाम कर दिया है। पहले अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग एग्जाम होते थे। चलिए, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आए हैं, इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो बस इसको इतना ही रखिए, हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। चलिए, अब यहाँ तक हम लोगों ने प्राचीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, और तीसरा है आज़ादी पूर्व और आज़ादी पश्चात जो शिक्षा व्यवस्था रहे हैं, शिक्षा आयोग रहे हैं, प्रमुख सिफारिशें रहे हैं, उसे पढ़ लिया है, देख लिया है। तो ऐसा समझिए कि हम लोग हायर एजुकेशन में आधा पार्ट जो है वो पढ़ लिए हैं, आधा पार्ट हमें पढ़ना है। तो 5 दिन में हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा, तो हायर एजुकेशन हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप कल रिवीजन करके आएंगे। हम लोग 40-50 प्रश्न करके आएंगे, ठीक है। देखते हैं कितने प्रश्न तक हम लोग डिस्कशन कर पाएंगे। आमतौर पे 1 घंटा में 30 से 40 प्रश्न होते हैं। यदि आप लोग पढ़ के आएंगे तो हम लोग 50 प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। पढ़ लेंगे आप लोग। हाँ, देखिए, क्योंकि ऑनलाइन जो शिक्षा होती है वो एक अपने आप में कठिन कार्य है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। आपके लिए है कि बैठे रहना 1 घंटे तक, और हमारे लिए होता है कि आपको बिठाए रहना। खैर, तो थोड़ा सा आप सीरियस होइएगा तो चीज़ें आसान है। नेट जेआरएफ जो है कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। और इसमें जो इसकी पद्धति है वो ज़्यादा आपके याद करने वाला नहीं है, आपका इस पे टिका हुआ है कि आपकी समझ शक्ति कितना है, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। अगर आप अपना जो समझ है वो बेहतर कर लेते हैं तो आप आसानी से एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, किन्हीं साथियों का कोई प्रश्न है मुझे तो कैसे पूछिए। कोई सवाल? सर कोई अच्छे से बुक बता दीजिए सर, इससे हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए एक मोटी सी पुस्तक है, उसका जी अग्रवाल की पुस्तक है, बहुत मोटी पुस्तक है। खासकर उन्होंने जो यहाँ तक इतिहासकार थे अग्रवाल जी, और उन्होंने जो आज़ादी पूर्व शिक्षा तक समेटा है। आपको यहाँ जो है किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हायर एजुकेशन के लिए जितना पूछा जाता है यहाँ किताब की आवश्यकता नहीं होगी। आप किताब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो अपना पेपर है, जैसे पेपर 2 है, उस पर फोकस कीजिए। यहाँ आपको है ना, मतलब फर्स्ट पेपर में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग फर्स्ट पेपर यहाँ पढ़ने आ गए हैं तो आप बेफिक्र रहिए, यहाँ आपको है ना विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर जो मदान की जो बुक है उससे पढ़ सकते हैं ना टॉपिक को? हाँ, केवीएस मदान से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे और तुलना करेंगे कि जो मैंने पढ़ाया है तो उससे ज़्यादा विस्तृत रूप में आपको पढ़ाया गया है, और हमारी भाषा जो है वो आसान है, ठीक है, कि ताकि चीज़ें आपको समझ में आ रही है, आप रिलेट कर पा रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि कैसे आपको है ना कि इस चीज़ों से रिलेट करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ लिखा हुआ है और इसको रटवा दिया जाए, ये है ना कि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये है कि आप चीज़ों को समझें कि किस तरह से चीज़ें होती है, किस इसका प्रभाव क्या होता है, ये कैसे आया, है ना। वंस आप समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं